हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास लेके आई हूँ। तो देखिए, आपके आगामी उत्तराखंड के सभी एग्जाम्स के रिगार्डिंग आज मैं आप सभी के लिए जीके जीएस एंड उत्तराखंड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ लेके आई हूँ। ये सीरीज़ आपके आगामी आर एग्ज़ाम, आगामी पुलिस भर्ती, कनिष्ठ सहायक व एसआई जैसे एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। और इस सीरीज़ के 4 पार्ट आप लोगों को ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिए गए हैं। आज ये 5th पार्ट है। तो अगर आप लोगों ने पुराने पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप स्टडी विद एम पर विजिट करके देख सकते हैं। चलिए आज के सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी स्टडी विद एम के नाम से ही बना हुआ है और टेलीग्राम ग्रुप पर रात को 8 बजे क्विज का भी आयोजन किया जाता है। इसके अलावा अगर आप लोगों को इस सीरीज़ की पीडीएफ चाहिए तो वो भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पर ही मिल जाएगी। चलिए सीरीज़ को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए 80 क्वेश्चन मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ आप लोगों के साथ और आज हम 81 से कंटिन्यू करेंगे। तो 81वां क्वेश्चन है इस सीरीज़ का, महाभारत में त्रिप्यका किस नदी को कहा गया है? तो देखिए महाभारत में त्रिप्यका या त्रिपयका कहा गया है अलकनंदा नदी को। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए अलकनंदा राज्य में सबसे अधिक जल प्रवाह वाली नदी है। राज्य में सबसे अधिक जल प्रवाह वाली नदी है अलकनंदा नदी, जो कि चमोली के संतोपत शिखर के अलकापुरी बांध हिमनद से निकलती है। और अलकनंदा का दूसरा नाम क्या है पूछ लिया जाए तो इस नदी का दूसरा नाम है विष्णु गंगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लीजिए, विष्णु गंगा इसका दूसरा नाम है। अलकनंदा नदी की संतोपत ताल से देवप्रयाग तक की लंबाई की बात करें तो 195 किलोमीटर इसकी लंबाई है संतोपत ताल से देवप्रयाग तक। और देवप्रयाग में अलकनंदा में भागीरथी नदी का संगम होता है। देखिए अलकनंदा नदी की कितनी सहायक नदियां हैं पूछ लिया जाए तो अलकनंदा की 5 सहायक नदियां हैं जो गढ़वाल क्षेत्र के 5 अलग अलग स्थानों पर अलकनंदा से मिलकर पंचप्रयाग बनाती हैं। पंचप्रयागों से भी आईओ के द्वारा अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो पंचप्रयाग कौन कौन से हैं? देखिए विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग व देवप्रयाग, ये आपके पंचप्रयाग हो गए। देखिए विष्णुप्रयाग की अगर हम बात करते हैं तो विष्णुप्रयाग में संगम होता है अलकनंदा के साथ इसकी सहायक नदी पश्चिमी धौली का। ये आपको याद रखना है, विष्णु प्रयाग में अलकनंदा और पश्चिमी धौली का संगम होता है। दूसरा प्रयाग है नंद प्रयाग, नंद प्रयाग में संगम होता है अलकनंदा और नंदाकिनी का। तीसरा प्रयाग है कर्ण प्रयाग, जहाँ पे संगम होता है अलकनंदा के साथ पिंडर नदी का। इसके बाद चौथा प्रयाग है आपका रुद्रप्रयाग, यहाँ पर संगम होता है अलकनंदा के साथ मंदाकिनी नदी का। और पांचवा प्रयाग है देवप्रयाग, देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम होता है। तो पंच प्रयागों से भी आयु के द्वारा क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। इन पॉइंट्स को आप सभी लोग नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिमगिरी नव विश्वविद्यालय देहरादून की स्थापना कब हुई? तो देखिए हिमगिरी नव विश्वविद्यालय जो कि देहरादून में लोकेटेड है और इसकी स्थापना कब हुई ये बतानी है। तो दिए गए ऑप्शन में करेक्ट आंसर है आपका वर्ष 2004। ऑप्शन 4 तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हिमगिरी नव विश्वविद्यालय किससे संबंधित है? सूचना प्रौद्योगिकी से, सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित ये संस्थान है और यह देहरादून के सेलाकुई में स्थित है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 2004 में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नोनाई मेला किस जनपद में आयोजित किया जाता है? देखिए नोनाई मेले का आयोजन किया जाता है देहरादून में। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए नोनाई मेला देहरादून के जौनसार क्षेत्र यानी कि चक्राता तहसील में श्रावण माह में लगता है। ये आपको याद रखना है। जो नोनाई मेला है इसका आयोजन कहाँ पर होता है? जौनसार क्षेत्र में होता है। श्रावण माह में यह मेला लगता है और इसे जंगलों में भेड़ बकरियों को पालने वालों के नाम से मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट मेला है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गढ़वाल में
छोटे बालकों द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? देखिए गढ़वाल में छोटे बालकों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है इनमें से घुघुती नामक नृत्य। ऑप्शन सेकेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड का पामीर दूधातोली श्रेणी अंग है। देखिए उत्तराखंड का पामीर किसे कहा जाता है पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है किसे कहा जाता है। दूधातोली श्रेणी को उत्तराखंड का पामीर कहा जाता है और ये अंग है मध्य हिमालय का। तो ऑप्शन सेकेंड इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए राज्य में उत्तराखंड राज्य में मध्य हिमालय की ऊंचाई की बात करते हैं तो 1200 से लेकर 4500 मीटर तक राज्य में मध्य हिमालय की ऊंचाई है। और देखिए राज्य के पूर्वी छोर चंपावत से लेकर पश्चिमी छोर देहरादून तक 9 जिलों में मध्य हिमालय श्रेणी फैली हुई है। मसूरी, देवबंद, रानीखेत, दूधातोली, बिनसर व द्रोणगिरी ये मध्य हिमालय की श्रेणियां हैं। कौन कौन सी श्रेणियां हैं? देखिए मध्य हिमालय की पता रहनी चाहिए आप लोगों को। मसूरी है, देवबंद है, रानीखेत है, दूधातोली है, बिनसर है और द्रोणगिरी है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पहाड़ का अंबेडकर किसे कहा जाता है? देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये आपका क्वेश्चन है। पहाड़ का अंबेडकर कहा जाता है मुंशी हरिप्रसाद को। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट आंसर है। मुंशी हरिप्रसाद टमटा जो हैं ये एक दलित सुधारक थे। दलितों को वर्ष 1911 में शिल्पकार नाम दिलाने में इनका प्रमुख योगदान रहा। कुमाऊं में वर्ष 1905 में टमटा सुधार सभा का गठन हुआ था। ये भी आपका काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। हरिप्रसाद टमटा ने वर्ष 1945 से वर्ष 1952 तक अल्मोड़ा नगर पालिका का अध्यक्ष पद संभाला। ये आपको याद रखना है। हरिप्रसाद टमटा वर्ष 1945 से वर्ष 1952 तक अल्मोड़ा नगर पालिका के अध्यक्ष पद पर रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में नैलेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? देखिए उत्तराखंड राज्य में नैलेश्वर मंदिर है आपके रुद्रप्रयाग में। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर है। नैलेश्वर मंदिर जो है ये रुद्रप्रयाग जनपद के खवाड़ा में स्थित है। खवाड़ा नामक स्थान पर स्थित है नैलेश्वर मंदिर रुद्रप्रयाग में। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1867 में हिल साइड सेफ्टी कमेटी का गठन किस जनपद में हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए वर्ष 1867 में हिल साइड सेफ्टी कमेटी का गठन होता है और कहाँ पर इसका गठन हुआ? नैनीताल में। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल राइट आंसर है। वर्ष 1867 में नैनीताल में प्रथम बार भूस्खलन हुआ। इसके कारणों का पता लगाने के लिए हिल साइड सेफ्टी कमेटी गठित की गई। और इस कमेटी का गठन किसने किया पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है हेनरी रैमजे द्वारा इस कमेटी का गठन किया गया। अगला क्वेश्चन है, अखिल गढ़वाल सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? देखिए अखिल गढ़वाल सभा की स्थापना वर्ष 1952 में हुई। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट आंसर है। अखिल गढ़वाल सभा की स्थापना 10 फरवरी 1952 को कहाँ पर हुई? देहरादून में। देहरादून में इस सभा की स्थापना हुई जिसके अध्यक्ष विशंबर दत्त चंदोला थे। विशंबर दत्त चंदोला का संबंध किस जनपद से है पूछ लिया जाए तो पौड़ी गढ़वाल जनपद के थापली गांव से इनका संबंध है और इन्हें गढ़वाल में हिंदी पत्रकारिता का भीष्म पितामह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, लोहाघाट व हुड़ेती ताम्रपत्र में किस चंद शासक का उल्लेख मिलता है? देखिए लोहाघाट व हुड़ेती ताम्रपत्र में किस चंद शासक का उल्लेख मिलता है? रत्नचंद का। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए भारती चंद जो थे इनके बाद इनके पुत्र रत्नचंद 1477 ईस्वी में गद्दी पर बैठे और रत्नचंद ने थल के राजा सूर सिंह मेहरा को हराया था। रत्नचंद ने सीरा को जीतकर बसेड़ा राजपूत को वहां का सामंत बनाया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आप सभी को बताए जा रहे हैं, इन्हें नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे ऊंचा विक्ट्री टावर कौन सा है? देखिए भारत का सबसे ऊंचा विक्ट्री टावर है फतेह बुर्ज। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। फतेह बुर्ज कहाँ पर लोकेटेड है पूछ लिया जाए तो फतेह बुर्ज है आपके पंजाब में। पंजाब के मोहाली में ये लोकेटेड है और इसकी हाइट की बात करते हैं 328 फीट
इस बुर्ज की हाइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा केरल का प्रसिद्ध फेस्टिवल गेम है। देखिए केरल का प्रसिद्ध फेस्टिवल गेम है इनमें से नौका दौड़। ऑप्शन सेकंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और पूछ लिया जाए किस त्योहार के समय नौका दौड़ या बोट रेस की जाती है, तो देखिए ओणम जो त्योहार है, ओणम त्योहार के समय नौका दौड़ या फिर बोट रेस की जाती है। इसके अलावा देखिए एक और चीज़ ध्यान में रखना है आपको, तमिलनाडु में एक और त्योहार होता है पोंगल। पोंगल नाम का जो त्योहार है ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, जो कि कहाँ पर होता है, तमिलनाडु में होता है। और इस त्योहार के मौके पर जलीकट्टू या फिर सांडों की दौड़ की जाती है। तो ये भी आपका महत्वपूर्ण पॉइंट है, पोंगल त्योहार और ओणम त्योहार दोनों ध्यान रखेंगे। ओणम त्योहार केरला का त्योहार है, जबकि पोंगल है तमिलनाडु का। ओणम के मौके पर नौका दौड़ या बोट रेस होती है और पोंगल के मौके पर जलीकट्टू या फिर सांडों की दौड़ की जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया। देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया वर्ष 1952 में। ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया और यह एक गैर संवैधानिक निकाय है जिसका उद्देश्य राज्यों और योजना आयोग के बीच सहयोग का वातावरण बनाकर आर्थिक नियोजन को सफल बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत रखा गया है। तो देखिए आपको बताना है कौन सा आर्टिकल है जिसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत रखा गया है। ये आर्टिकल है आपका आर्टिकल 40। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 40 के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत रखा गया है और इसके लिए राष्ट्रीय विकास परिषद ने वर्ष 1956 ईस्वी में बलवंत राय मेहता समिति की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जिसने अपनी रिपोर्ट वर्ष 1957 में सौंप दी। देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज सबसे पहले कहाँ पर अपनाया गया, ये क्वेश्चन अगर आप लोगों से पूछ लिया जाता है तो ध्यान रखिएगा। देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज सबसे पहले राजस्थान राज्य के नागौर जिले में, राजस्थान राज्य के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को अपनाया गया। इसके बाद आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल ने इसे अपनाया। पंचायती राज व्यवस्था को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए वर्ष 1972 ईस्वी में जनता सरकार ने अशोक मेहता समिति का गठन किया। ये ध्यान रखेंगे, अशोक मेहता समिति गठित की गई थी 1972 में, जिसने वर्ष 1978 में यानी कि 1978 में अपनी रिपोर्ट पेश की। इस समिति ने त्रिस्तरीय व्यवस्था को द्विस्तरीय बनाने का सुझाव दिया था। कौन सी ऐसी समिति है बताइए जिसने त्रिस्तरीय व्यवस्था को द्विस्तरीय बनाने का सुझाव दिया, पूछ लिया जा सकता है। तो ये जो समिति थी ये थी कौन सी, अशोक मेहता समिति। और 2 स्तर बनाने का इसने सुझाव दिया, द्विस्तरीय। 2 स्तर कौन कौन से थे, पहला निचले स्तर पर मंडल पंचायत और दूसरा स्तर था जिला स्तर जिसमें जिला परिषद बनाने का इसने सुझाव दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के अंतर्गत कौन कौन से वृक्ष आते हैं। देखिए उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के अंतर्गत आते हैं शीशम, चंदन, साल, सभी आते हैं। उपयुक्त तो सभी ऑप्शन 4 तो बिल्कुल राइट आंसर है। उष्णकटिबंधीय वन उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है और इस प्रकार के वन हिमालय की ऊंचाई और प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पूर्वी भाग में मुख्य रूप से पाए जाते हैं और इनमें साल, सागवान, शीशम, चंदन, आम आदि वृक्ष मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वत की लंबाई लगभग कितनी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, अरावली पर्वत की लंबाई है 880 किलोमीटर। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अरावली पर्वत राजस्थान से लेकर
राजस्थान से लेकर दिल्ली के दक्षिण पश्चिम तक विस्तृत है और यह विश्व के सबसे प्राचीन पर्वत है। ये आपको याद रखना है, ये पर्वत सबसे प्राचीन पर्वत है विश्व के। और गुरु शिखर इनकी सबसे ऊंची चोटी है। अरावली पर्वत में सबसे ऊंची चोटी बताइए कौन सी, पूछ लिया जाए तो इसका नाम है गुरु शिखर। नोट कर लीजिए, गुरु शिखर इसमें सबसे ऊंची चोटी है और इस पर प्रसिद्ध पर्यटन स्थल माउंट आबू स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। आप सभी को ये सेशन पसंद आ रहा है, जल्दी से लाइक कर लें। आप लोगों ने अगर अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों के लिए यहाँ पे इतनी इंपॉर्टेंट क्लासेस दी जा रही हैं डेली बेसिस पे, साथ ही साथ क्लासेस शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? देखिए, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखेंगे। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने पारित किया था? तो देखिए, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने पारित किया बताना है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। लोक चित्रकला की मधुबनी शैली भारत के किस राज्य में प्रचलित है? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका ये। तो लोक चित्रकला की मधुबनी शैली प्रचलित है भारत के बिहार राज्य में। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, विश्व ओजोन दिवस आपके 16 सितंबर को मनाया जाता है। 16 सितंबर को पूरी दुनिया में विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। ओजोन परत के बारे में लोगों को जागरूक करने के साथ ही इसे बचाने के समाधान की ओर ध्यान एकत्रित करने के उद्देश्य से इसे मनाया जाता है और यही इसका उद्देश्य है, ये आपको याद रखना है। तो ओके गाइज, आज के सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।